Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Hope you're all doing fine. Welcome to geography class of FA second year regional geography या खित्ती geography. ये आपकी पहली क्लास है. होपफुली आप सब ने छुट्टियां अच्छे से गुजार ली हैं, एंजॉय किया होगा. बैक टू स्टडीज़, पढ़ाई की तरफ वापस आते हैं. अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें. अब क्लासेस क्योंकि स्टार्ट हो चुकी हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं, बट इसमें इन्वेस्ट करें, अपना टाइम दें, तो इंशाल्लाह इसमें कोई मसला नहीं होगा आप लोगों को. ठीक है. कमिंग टू ये, सबसे पहले तो आपको ये जो बुक नज़र आ रही है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की बुक है. आपने ये बुक ख़रीद लेनी है. इसी बुक के अकॉर्डिंग हम अपना कोर्स कवर करेंगे. ठीक है. चैप्टर नंबर 1, दुनिया का जायज़ा. अच्छा, ये जो बुक है खित्ती जोग्राफिया, जैसे उसके नाम से ही ज़ाहिर है, खित्ती, खित्ते से लफ्ज़ निकला है. खित्ता किसी भी रीजन को कहते हैं. जैसे अगर हम बात करते हैं बरसगीर हिंदुस्तान की, सब कॉन्टिनेंट है, तो ये क्या है? ये खित्ता है. एशिया की बात करें, ये खित्ता है. ठीक है. मशरक़ी एशिया की बात कर लें या वस्ती यूरोप की बात कर लें, मतलब जैसे ये मैं टर्म्स बोल रही हूँ, ये क्या है? ये खित्ते हैं. तो हमने इस बुक में डिफरेंट रीजन्स के बारे में, डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में पढ़ना है. ठीक है. किस एरिया में कौन सी चीज़ किस तरह से हो रही है. लाइक वी वुड रीड अबाउट द ट्रेड ओवर रीजन, इकोनॉमी ओवर रीजन, पॉपुलेशन ओवर रीजन, फिज़िकल फीचर्स ओवर रीजन. मतलब किसी भी खित्ते के बारे में हम सारी चीज़ों के बारे में, जो भी चीज़ें जोग्राफी में आती हैं, लाइक उसके तबई खदोहाल के बारे में पढ़ेंगे, हम उसके आबादी के बारे में पढ़ेंगे, हम उसकी तिजारत के बारे में, उसकी मईशत के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. ये बुक आपकी, जो आपने पार्ट 1 में फ़िज़िकल जोग्राफ़ी पढ़ी, वो थोड़ी डिफरेंट बुक थी, वो थोड़ा डिफरेंट कोर्स था. ये थोड़ा डिफरेंट कोर्स है. दैट वाज ऑल अबाउट अर्थ, ज़मीन के फ़िज़िकल फीचर्स के बारे में, ज़मीन के तबई खदोहाल के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में, ज़मीन की सतह के बारे में, वो सारी चीज़ें. ठीक है. इसमें हम वो चीज़ें पढ़ेंगे जिनका ताल्लुक़ इंसान से है. जैसे आपने जो जोग्राफ़ी की जो एक फुल फ्लेज जो कंप्लीट डेफिनेशन है, उसके मुताबिक हम बात करते हैं ज़मीन का माहौल और उसका इंसान के साथ ताल्लुक़. तो हमने पहले ज़मीन के माहौल के बारे में पढ़ा, अब हम इंसान के साथ उसका ताल्लुक़ क्या है, हम वो चीज़ें पढ़ेंगे खित्ती जोग्राफ़ी में. ठीक है. हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है, पहला चैप्टर दुनिया का जायज़ा. ठीक है. इसका फर्स्ट टॉपिक है आबादी की तकसीम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. पहली चीज़ जो मैं आपको बता दूं, हमारे पास इस वक्त जो करंट वर्ल्ड पॉपुलेशन है, दैट इज़ अबाउट 7.8 बिलियन. ठीक है. हम 7 बिलियन का फिगर काफ़ी सालों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन जो रीसेंट एक स्टडी है, उसके मुताबिक 2020 में 7.8 बिलियन आबादी हो चुकी है दुनिया की. और ये आपको भी पता है, दुनिया में आबादी हर जगह एक जैसी नहीं होती. अभी 7.8 बिलियन आबादी किसी एक मकाम पर, किसी एक खित्ते में मौजूद नहीं है, डिफरेंट एरियाज़ में. ठीक है. इसी चीज़ को, ये जो अलग अलग खित्तों में आबादी मौजूद है, इसी को हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन या आबादी की तकसीम कहते हैं. ठीक है. तो जैसे एशिया के अंदर आबादी कितनी है, अफ्रीका में है, यूरोप में है. हमारे पास वी हैव 7 कॉन्टिनेंट्स. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट कि जी दुनिया में 7 बर आज़म हैं, या पढ़ चुके हैं. उन 7 बर आज़मों में आबादी कहाँ कितनी मौजूद है, दिस इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. पहली चीज़ जो मैं आपको बताऊं वो है कि ये आबादी की तकसीम में फ़र्क क्यों है. ठीक है. ऐसा क्यों होता है कि आबादी एक ही जगह पे नहीं है. गोइंग बैक टू द हिस्ट्री, अर्ली ह्यूमन बींग्स, बहुत थोड़ी आबादी थी. ठीक है. हंड्रेड्स, देन थाउजेंड्स, देन लैक्स, देन मिलियंस, एंड इट टुक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू गेट टू द बिलियंस. ठीक है. मतलब बहुत ज़्यादा लंबा अरसा लगा बिलियंस तक पहुंचने में. उससे पहले आबादी थोड़ी थी, मखसूस हितों में आबादी थी. जैसे हम सिविलाइजेशंस के बारे में थोड़ा सा, मुख्तलिफ तहजीबें, मतलब ग्रुप्स बन गए. तहज़ीब जो होता है वो एक मखसूस किस्म का ग्रुप है. उनका रहन सहन, उनकी सकाफ़त, उनका कल्चर, उनका खाना पीना, सब कुछ जो एक मखसूस ग्रुप के मुतालिक होती है, उसे हम तहज़ीब कहते हैं. जैसे आपने इंडस सिविलाइजेशन के बारे में सुना होगा. ठीक है. ऐसे ही हमारे पास मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी.
ये सिविलाइजेशंस कैसे बनी? आप कह सकते हैं कि ये उस दौर में, शुरू के दौर में मखसूस ग्रुप्स थे लोगों के जो अलग अलग हिस्सों में ज़मीन के ऊपर रहते थे। शुरू में आबादी की तकसीम होती थी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, अवेलेबिलिटी ऑफ नेसेसिटीज़ में एक जो बड़ी बेसिक चीज़ है, हमें पता है वाटर इज़ द कोर ऑफ लाइफ। ठीक है, आपको पानी की ज़रूरत हमेशा रहती है। आपकी अपनी बॉडी जो है वो 70% ऑफ वाटर से बनी हुई है। तो जहाँ पर पानी मौजूद होता था, आबादियाँ यूजुअली वहीं पर होती थी। ठीक है, उसके साथ साथ लोग आबाद होना शुरू हो जाते थे दरियाओं के किनारे, नहरों के किनारे। नहरें तो है ज़रा मैन मेड हैं, लेकिन फिर भी वेल्स होंगे या छोटी छोटी झीलें होंगी, तो लोग उनके आसपास जो हैं वो रहा करते थे। वक्त गुजरता गया, आबादी बढ़ती गई, तो लोगों को ऐसी जगहों पे भी जाना पड़ा जहाँ पर उनकी वाटर अवेलेबिलिटी डायरेक्ट नहीं है, लेकिन उनको रहना है वहाँ पर। ठीक है, तो ये जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ी, जो हमारा तजारत है या डेवलपमेंट है या प्रोग्रेस है, जो हमने ज़िंदगी के बारे में ग्रो करना शुरू किया, वो भी इन्हीं ज़रूरियात की वजह से। कहते हैं ना कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। जब ज़रूरत पड़ी पानी, ज़ाहिरी बात है आप पानी की इलाकों में जहाँ पर पानी अवेलेबल है आप वहाँ नहीं रह सकते हो। आपको ऐसी जगहों पे रहना है जहाँ पर पानी सतह ज़मीन पे नहीं है, आपको ज़मीन में से पानी निकालना पड़ेगा। तो ये ज़रूरत थी पानी, जिसके नतीजे में वेल्स बने, कुएँ बने। ठीक है, अब जो मॉडर्न दौर है वो टैप्स हैं, पानी आप टूटी खोलते हो पानी आ जाता है, तो ये मॉडर्निस्ट टाइम है। तो ये क्या है कि ज़रूरियात के तहत जो है इंसान ने अपने लिए इजादात करता गया अपनी सहूलियात के मुताबिक। क्लाइमेट इज़ अ वेरी बेसिक फैक्टर। जहाँ पर क्लाइमेट सूटेबल होगा, लोग वहाँ पर रहना शुरू कर देंगे। इंसान है ना, इंसान का बॉडी टेम्परेचर जो होता है, वार्म ब्लडेड मैमल है इंसान, यानी उसका बॉडी टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होता है। उसको गर्मी भी लगती है, उसको सर्दी भी लगती है। तो ज़्यादातर आबादी उन हिस्सों में होगी जहाँ पर क्लाइमेट मॉडरेट होगा, यानी आबो हवा मुतदल होगी, ना ज़्यादा शदीद गर्मी है ना ज़्यादा शदीद सर्दी है। ठीक है, तो ये डिफरेंट रीज़न्स हैं जिसकी बेसिस पे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट होती है, आबादी की तकसीम होती है। ठीक है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा, ये आपके सामने वर्ल्ड मैप है इस वक्त, इसमें आपको अलग तमाम जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं वो डिफरेंट कलर्स में नज़र आ रहे हैं। यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट एशिया इज़ द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट, सेकंड नंबर पे अफ्रीका है, देन नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका, देन अंटार्कटिका, देन यूरोप एंड देन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जहाँ तक पॉपुलेशन की बात है, पॉपुलेशन में डिफरेंट है। जैसे अंटार्कटिका में कोई पॉपुलेशन नहीं है। ठीक है, 0.0000001% पॉपुलेशन। ऐसा क्यों है? क्यों? क्लाइमेट का बहुत बड़ा रोल होता है। जो ये हैं हमारे नॉर्थ में और साउथ में, हमारे कुतबी इलाके जो हैं, यहाँ पर शदीद मौसम होता है, शदीद सर्दी होती है, तो यहाँ पर इंसान का सर्वाइव करना नामुमकिन है। ऐसे ही ख़त्ते इस्तवा जो है, वहाँ पर शदीद गर्मी होगी, वहाँ पर भी इंसान का रहना मुश्किल होता है। तो सबसे ज़्यादा जैसे जैसे हम ख़त्ते इस्तवा से दूर जा रहे हैं, टेम्परेचर, हमें पता है कि टेम्परेचर कम होता जाता है, दर्जा हरारत कम होता जाता है, तो इंसान जो है मिडिल लैटिट्यूड में ज़्यादा रहता है। मिडिल लैटिट्यूड्स कौन से हैं? मिडिल लैटिट्यूड्स होते हैं जो आप 30 to 60 डिग्रीज़ के दरमियान में। ठीक है, ये जो खतूत अर्ज़ बल्द हैं, इसके दरमियान में दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी पाई जाती है। और उसमें भी जो नदन हेमिस्फीयर है, जो शुमाली निस्फ़ कुर्रा है, उसमें आबादी मैक्सिमम होगी। जनूबी निस्फ़ कुर्रा में आबादी कम होने की एक बड़ी वजह ये भी है कि ज़मीन का ज़्यादातर हिस्सा, जो लैंड पार्ट्स हैं, वो शुमाली निस्फ़ कुर्रे में ज़्यादा है, जनूबी निस्फ़ कुर्रे में पानी ज़्यादा है। ठीक है, तो 30 to 60 डिग्रीज़ लैटिट्यूड, नॉर्थ लैटिट्यूड्स जो हैं, इसमें मैक्सिमम आबादी पाई जाती है। ये आपको एशिया नज़र आ रहा है, ये वाला सारा एशिया है। इस खित्ते में दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यूरोप है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये इन रीजन्स में इस तरह से आबादी पाई जाती है। एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी, आबादी की तकसीम और आबादी की गुंजानियत क्या होती है, इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। अगर आप ये पेज नंबर
1 पे देखें तो आपको अंदाज़ा होगा। यहाँ पर उसने बताया हुआ है, ये पहला पॉइंट उसने लिखा हुआ है जी, आबादी की तकसीम, ठीक है। और दूसरा क्या है, आगे उसने लिखा हुआ है दुनिया के गुंजान आबाद इलाके। गुंजान आबाद इलाके, गुंजानियत होती है, यहाँ पर ये मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है। दुनिया के किसी भी इलाके में फ़ी मुरब्बा किलोमीटर पर कितने अफराद रहते हैं, इस चीज़ को हम गुंजानियत कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप ये देखें, दुनिया में ऐसे बड़े बड़े इलाके मौजूद हैं जिनकी आबादी 5 अफराद फ़ी मुरब्बा किलोमीटर है, और ऐसे भी इलाके हैं जहां आबादी 500 अफराद फ़ी मुरब्बा किलोमीटर से ज़्यादा है। अब ये जो 500 अफराद फ़ी मुरब्बा किलोमीटर और 5 अफराद फ़ी मुरब्बा किलोमीटर क्या है, ये गुंजानियत है। जहाँ पर एक पूरे मुरब्बा किलोमीटर में सिर्फ 5 लोग रहते हैं, वहाँ पर गुंजानियत कम है। जहाँ पर 500 अफराद रहते हैं, वहाँ पर गुंजानियत ज़्यादा है। इसके एग्जांपल मैं दूंगी, आपके घर में 2 एक जितने कमरे हों, ठीक है, एक कमरे में सिर्फ 2 लोग रह रहे हैं और एक कमरे में बाकी 8 लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये गुंजानियत है। गुंजानियत अब उस कमरे की ज़्यादा है जहाँ पर 8 लोग रह रहे हैं, ठीक है। कमिंग टू द पॉइंट, आबादी की तकसीम के आगे 3 मेजर डिस्ट्रीब्यूशंस हम करते हैं। एक होते हैं ज़्यादा गुंजान आबाद इलाके, औसत गुंजान आबाद इलाके और कम गुंजान आबाद इलाके, जिनकी गुंजानियत बिल्कुल नहीं होती, ठीक है। ये आगे लिखा हुआ है, और सेकंड पेज पे है, औसत दर्जा आबादी के इलाके और कम आबाद इलाके, ठीक है। अगर हम अपने मैप पर देखें आप लोग, तो इन एरियाज़ में उसने डिस्क्राइब किया, ये आपको सारे कॉन्टिनेंट्स नज़र आ रहे हैं इस मैप के अंदर, उसने डिस्क्राइब किया हुआ है कि किस इलाके में कितनी आबादी मौजूद है। ये जो ऊपर आपको यहाँ पर ये ब्लॉक नज़र आ रहा है, एक ये वाला ब्लॉक, इसको हम की कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, की। इससे पता चलता है कि जी नक्शे में क्या चीज़ दिखाई दी है। अब इसमें अगर आप देखें, सबसे ज़्यादा जो डार्केस्ट ब्लैक कलर है वो है गुंजान आबाद इलाके। तो नक्शे के ऊपर ये जो आपको सारे डार्क ब्लैक कलर्स नज़र आ रहे हैं, ये क्या है, ये ज़्यादा गुंजान आबाद इलाके हैं जहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद जो ग्रेइश सा कलर है, थोड़ा सा लाइट कलर है ब्लैक से, वो है औसत दर्जा आबादी के इलाके। और जो बिल्कुल लाइट ग्रे है, ये वाले जो एरियाज़ हैं, ये क्या हैं, ये कम आबाद इलाके हैं, इनकी गुंजानियत बहुत कम है, ठीक है। ये बहुत कम गुंजान आबाद इलाके हैं। इनकी वजूहात, सबसे मेजर एक रीज़न जो है वो क्लाइमेट है, और दूसरी रीज़न जो है वो है किसी भी एरिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें एशिया में आबादी ज़्यादा होने की, 30 डिग्री से 60 डिग्री जो अर्ज़ बल्द के खतूत हैं, वहाँ पर आबादी ज़्यादा होने की एक वजह क्या है कि वहाँ पर दर्जा हरारत जो है वो नॉर्मल होता है, वहाँ पर आबो हवा मुतदल है, शदीद मौसम नहीं होता, तो इंसान का सर्वाइवल आसान होता है, ठीक है। इंसान के लिए वहाँ पर रहना आसान होता है, उसको मौसम की शिद्दत का सामना नहीं करना पड़ता। दूसरी वजह जो है इन इलाकों में आबादी ज़्यादा होने की, जैसे ये हमारा जो मशरक़ी एशिया हिस्सा है, दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी जनूब मशरक़ी एशिया हिस्से में है, ये वाला जो एरिया है, ठीक है। आप कह सकते हैं इसमें चाइना का ईस्टर्न रीजन है, इसमें जापान है, इसमें थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, पाकिस्तान, भारत, जनूबी एशिया और जनूब मशरक़ी एशिया, ठीक है। ये यहाँ पर इन एरियाज़ में पाकिस्तान, भारत हैं। तो ये सारे कंट्रीज़, यहाँ पर आबादी, दुनिया में मैक्सिमम आबादी पाई जाती है। चाइना में, जापान में, इन एरियाज़ में पॉपुलेशन ज़्यादा होने की रीज़न्स क्या हैं। इंडोनेशिया में क्लाइमेट के साथ साथ इन इलाकों की इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ठीक है, कि ये कितना तरक्की याफ्ता इलाका है, उस बेस पे भी इन इलाकों की आबादी सबसे ज़्यादा है। तो दुनिया के जो गुंजान आबाद इलाके हैं, उसकी हम पीछे अगर आप देखें पेज नंबर 1 पे, हम उसकी 3 डिवीजन्स करते हैं। दुनिया के गुंजान आबाद इलाकों में सबसे पहली चीज़ क्या है, मशरक़ी, जनूबी और जनूब मशरक़ी एशिया, उसके बाद मगरबी और वस्ती यूरोप, ठीक है। और तीसरा जो है वो है शुमाल मशरिक़, रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका और जनूब मशरक़ी कनाडा। ये एरियाज़ मौजूद कहाँ पर हैं, ये मैं आपको ज़रा ये मैप के अंदर एरियाज़ हाईलाइट कर देती हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, ये मशरक़ी, जनूब मशरक़ी और जनूबी एशिया का हिस्सा है। उसके बाद मगरबी और वस्ती यूरोप, ये यूरोप है, आपको अपने दूसरे इस मैप में भी नज़र आ रहा है, ये यूरोप है, ठीक है। उसके बाद तीसरा हिस्सा जो है शुमाल मशरक़ी रियासत है मुत्तहिदा अमेरिका, वो ये रीजन है, ये वाला, ठीक है।
ये वाला रीजन है। इस रीजन की भी आबादी की गुंजानियत ज़्यादा होने की वजह क्या है? इस इलाके की सनती तरक्की है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जी औसत दर्जा आबादी के इलाके। औसत दर्जा आबादी के इलाके, जैसे मैंने आपको पहले भी मैप में बता दिया है कि जो औसत दर्जा आबादी के इलाके हैं इक्वेटोरियल रीजन के करीब करीब हैं, जहाँ पर ज़्यादातर लोग शुमाली अमेरिका के कुछ हिस्से हैं, जनूबी अमेरिका में पैम्पास और प्रेरीज, ये आप पढ़ चुके हैं, ग्रास लैंड्स आप कह सकते हैं। ठीक है, इन एरियाज़ के इलाके हैं। ये ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पर लोग एक्सटेंसिव टाइप ऑफ कल्टीवेशन करते हैं। कल्टीवेशन या एक्सटेंसिव और इंटेंसिव दो तरह की कल्टीवेशन होती है। ठीक है, इंटेंसिव कल्टीवेशन को कहते हैं हम उर्दू में अमीक किस्म की काश्तकारी, और एक्सटेंसिव वसी पैमाने की काश्तकारी होती है। अमीक किस्म की काश्तकारी से मुराद यहाँ पर ये टर्म लिखी हुई है, ये अगर आप शुरू में देखें इस पेज के स्टार्ट पे, तो इंटेंसिव एक टर्म यूज़ की हुई है, ये देखें यहाँ पर ये इंटेंसिव टर्म यूज़ की हुई है। इंटेंसिव से मुराद होता है कि ज़मीन का खित्ता थोड़ा है, थोड़ी ज़मीन है, लेकिन आप उसमें मुख्तलिफ़ फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करके, खादों का इस्तेमाल करके, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप वहाँ पर काश्तकारी जो है वो ज़्यादा करते हैं। ठीक है। एक्सटेंसिव होता है कि आपके पास ज़मीन वसी पैमाने पर मौजूद है, तो आप उसके अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करते हो, एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र्स डालने की या एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करते हो, टाइम सेव करने की कोशिश, एक नेचुरल वे में जो नेचुरल प्रोसेस होता है किसी भी फसल के उगने का, पकने का, आप उसको होने देते हो, उसे एक्सटेंसिव कहते हैं। तो जो औसत आबादी के इलाके हैं, वहाँ पर उन लोगों का जो रहन सहन है वो एक्सटेंसिव कल्टीवेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है। छोटी छोटी बस्तियाँ होती हैं, बहुत डेवलप्ड एरियाज़ नहीं होते हैं, वहाँ पर सन्नतकारी इतनी नहीं होती है, तो इन चीज़ों की वजह से क्या है कि वहाँ पर आबादी कम होती है। तीसरी हमारी किस्म है कम आबाद इलाके, जहाँ पर आबादी बिल्कुल ना होने के बराबर होती है। वो हमारे इलाके कौन से हैं? वो इलाके होते हैं नदर्न एरियाज़, पोलर रीजन्स। ये पोलर रीजन्स है सारे, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये रशिया, नदर्न रशिया, यूरोप का नदर्न हिस्सा, डिफरेंट आइलैंड्स हैं, ये ग्रीनलैंड है। ठीक है, यहाँ पर नीचे जो आप अगर इस मैप में देखें तो ये नीचे अंटार्कटिका का रीजन है, बिल्कुल नापैद आबादी है यहाँ पर। तो इन रीजन्स की वजह क्या है? इन रीजन्स में आबादी कम होने की क्लाइमेट इज़ द बेसिक रीज़न, कि यहाँ पर इंसान का रहना ही मुश्किल है, उसका ज़िंदा रहना नामुमकिन है, तो आबादी तो वो क्या ही डिस्ट्रीब्यूट करेगा मुख्तलिफ रीजन्स में। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं जी आबादी की तकसीम का इंसानी सरगर्मियों पर क्या असर होता है। एक बात तो हमें पता है कि तबई माहौल का, इंसान का, इन्वायरमेंट का इंसान पर असर होता है। उसकी एग्ज़ाम्पल हम पीछे देख चुके हैं कि जी क्लाइमेट के हिसाब से लोग एक जगह पे रहते हैं, जहाँ पर दर्जा हरारत सही है, जहाँ पर आबो हवा अच्छी है, वहाँ पर लोग ज़्यादा रहेंगे, जहाँ पर आबो हवा अच्छी नहीं है वहाँ पर लोग नहीं रहेंगे। ये तो हो गया माहौल का इंसान पर असर। ठीक है, इंसान का भी माहौल पर असर होता है। ठीक है, जैसे हमें पता है आजकल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ये इंसान माहौल पर असरअंदाज हो रहा है। वो अपनी डेवलपमेंट की वजह से इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स और इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, इस तरह की इंडस्ट्रियलाइजेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो माहौल को नुकसान पहुँचाने की एक वजह बन रहा है। ठीक है, आबादी की तकसीम का इंसानी सरगर्मियों पर असर क्या होता है? पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होगी वो इन ह्यूमन एक्टिविटी पे उतनी ही ज़्यादा इफ़ेक्ट रखेगी। ठीक है, एक बड़ी कॉमन सी एग्जांपल आपको दे देती हूँ। आपने कोई इंडस्ट्री, कोई फैक्ट्री लगानी हो, ठीक है, तो फैक्ट्री लगाने के लिए उसमें काम करने वाले लोग भी मौजूद होने चाहिए। ठीक है, तो अब आप सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर देखेंगे। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, आपने फैक्ट्री लगा ली, आपने देखा कि जी ये क्लाइमेट भी सही है, यहाँ पर रॉ मटेरियल या ख़ाम माल भी आसानी से मिल जाता है। अब अगली बात क्या है? अगली बात है कि लेबर, लोग कहाँ से आएंगे जो वहाँ पर काम करेंगे? तो आबादी अगर ज़्यादा होगी तो आपको लेबर ढूंढने में मसला नहीं होगा, आबादी कम होगी तो आपके लिए लेबर ढूंढना एक मसला बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जो इंसान की सरगर्मियाँ हैं उस पर आबादी असरअंदाज होती है। अगला पॉइंट है जी गैर तबई माहौल का इंसानी ज़िंदगी पर असर। गैर तबई माहौल कौन सा होता है? तबई माहौल तो हो गया आबो हवा,
पहाड़ी इलाकों में आबादियाँ कम होती हैं, सहराओं में आबादियाँ कम होती हैं, दरियाई इलाकों में पहाड़ी आबादियाँ ज़्यादा होती हैं। ये क्या है? ये है तबई माहौल का असर। गैर तबई माहौल कौन सा होता है? गैर तबई माहौल होता है जैसे किसी इलाके का कल्चर कह लें आप, सकाफ़त किसी इलाके की, मज़हब, वहाँ पर इंडस्ट्री, सनत व हरफत, तिजारत, ये सारी चीज़ें गैर तबई माहौल में हैं। एग्ज़ाम्पल एक दूँगी आपको, रिलीजन एक बड़ी कॉमन एग्ज़ाम्पल है, ठीक है। पाकिस्तान बनने की एक बहुत बड़ी वजह जो है वो क्या थी? वो मज़हबी आज़ादी थी। मुसलमानों के लिए वहाँ रहना मुश्किल था, ठीक है। क्यों रहना मुश्किल था? क्योंकि उनको मज़हबी आज़ादी नहीं थी, उनको अपनी सकाफ़ती आज़ादी नहीं थी, वो अपने तौर तरीक़ों से ज़िंदगी नहीं गुजार सकते थे। तो दैट वाज़ द वन कॉमन नीड जो पाकिस्तान बनने की वजह बनी। तो ये क्या था? ये गैर तबई वजह है। एक मज़हब जो है गैर तबई वजह है, वो इंसानी ज़िंदगी पर असरअंदाज हुई ना, ठीक है। इसी तरह अगर किसी इलाके में लोग काफ़ी ज़्यादा रह रहे हैं लेकिन वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा, तो लोग वहाँ से मूव कर जाएंगे, वो दूसरे इलाकों में हिजरत कर जाएंगे। तो ये है गैर तबई चीज़ें जो हमारे माहौल पर असरअंदाज होती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं सारे वो मैंने ये अंडरलाइन किए हुए हैं, आप इनको रीड कर लीजिएगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, किसी भी एरिया में सिक्योरिटी होना, नज़्म व ज़ब्त होना, कानूनियत होना, ये बहुत मैटर करती हैं। अगर किसी इलाके में आपको पता है वो गैर महफूज एरिया, आप किसी ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ पर आए दिन कत्ल होते हैं, चोरियाँ होती हैं, कोई ना कोई दंगा फसाद होता रहता है, तो वो एक गैर महफूज इलाका है। तो वो आपकी ज़िंदगी पर ऐसी चीज़ें असरअंदाज हो रही हैं, आप उस इलाके से दूसरी जगह चले जाएंगे, ठीक है, या फिर कोई हल निकालना पड़ेगा कि उस इलाके को महफूज बनाया जा सके। दुनिया में इम्तियाज़ी हैसियत रखने वाले ममालिक, इम्तियाज़ी हैसियत रखने वाले ममालिक कौन से हैं? और पहली बात, वो इम्तियाज़ी हैसियत क्यों है इन एरियाज़ की? इम्तियाज़ी हैसियत रखने वालों में 4 एरियाज़ जो हैं वो हमारे पास हाईलाइटेड हैं। एक सबसे पहले जो एरिया है वो है यूरोपियन रीजन। ये रीजन जो है, क्यों इसमें रशिया भी इंक्लूडेड है? बिकॉज़ ये वो एरियाज़ हैं जो हाईली डेवलप्ड हैं। इंडस्ट्री देखें आप, यहाँ पर एजुकेशन देख लें, यहाँ पर लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड देख लें, एवरीथिंग इज़ एट इट्स बेस्ट फॉर्म। तो इस वजह से यूरोप जो है वो एक इंडस्ट्रियल हब भी है, ठीक है। दुनिया में अगर आप हिस्ट्री में देखें तो यूरोप का पूरी दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाकों में, एशिया पर, अफ्रीका पर, ऑस्ट्रेलिया पर, अमेरिका पर यूरोप का एक बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है, उसकी पॉपुलेशन पर, उसके कल्चर पर। जैसे आप ऑस्ट्रेलिया देखें, दैट कल्चर इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम यूरोप। यूरोप जैसा कल्चर है ऑस्ट्रेलिया का। अमेरिका में यूरोप से लोग जाके सेटल हुए। एशिया के अंदर सब कॉन्टिनेंट में, बरसगीर हिंदुस्तान में कई साल हुकूमत की यूरोप ने, ठीक है। तो वो इफ़ेक्ट रखता है। दूसरा रीजन है शुमाली अमेरिका और कनाडा, ये वाला एरिया, ठीक है। नॉर्दर्न अमेरिका कॉन्टिनेंट आप कंप्लीट कह सकते हैं, लेकिन इसका बिलखसूस एरिया जो है वो है उसका ये वाला रीजन, शुमाल मशरक़ी अमेरिका और कनाडा का पार्ट। ये क्यों है ऐसा? इस इलाके में एक मादनी और इंडस्ट्रियल सनती तरक्की तो मौजूद है ही, लेकिन इस इलाके में एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छी की जाती है, ठीक है। तो मतलब कुछ बाज़ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पर सन्नत और मादनियात को बड़ी तवज्जो दी जाती है, तो और बाज़ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पर हम ज़राअत को तवज्जो देते हैं। लेकिन ये ऐसा एरिया है जहाँ पर दोनों को इम्पोर्टेंस दी जाती है और दोनों को डेवलप करने की एफ़र्ट की जाती है, ठीक है। थर्ड पार्ट जो आता है वो है जापान चाइना का रीजन, ये वाला रीजन। ये अगर आप यहाँ पर देखें, ये जो आपको छोटा सा ये आपको पोस्टर नज़र आ रहा है, ये जापान है, ठीक है। जापान और चाइना, ये रीजन चाइना का है। ये रीजन्स क्यों इम्पोर्टेंट हैं? ये अपनी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से। एक तो ये हाईली पॉपुलेटेड रीजन्स हैं, दूसरा हाईली डेवलप्ड रीजन्स भी हैं, ठीक है। ये डेवलप्ड कंट्रीज़ में आते हैं ये इलाके। एक और रीजन इम्पॉर्टेंट है जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड तो नहीं है लेकिन फिर भी इम्पॉर्टेंट है दुनिया में, वो ये रीजन है सब कॉन्टिनेंट, बरसगीर हिंदुस्तान वाला जो एरिया होता था, ठीक है।
इंडिया आता है, इसमें पाकिस्तान आता है, अफ़गानिस्तान है, बांग्लादेश है, ये ममालिक इम्पॉर्टेंट है। इन एरियाज़ में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये दुनिया के चंद फर्टाइलिस्ट जो रीजन्स हैं, मोस्ट फर्टाइल रीजन्स, यानी बहुत ज़रख़ेज़ ज़मीनें हैं इन इलाक़ों में, ठीक है। कुदरती वसाइल भी इन इलाक़ों में बहुत मौजूद हैं। इन इलाक़ों में अनफॉर्चुनेटली ये डेवलप एरियाज़ नहीं कर सके। इसकी एक बहुत बड़ी वजह इन एरियाज़ के पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं। पाकिस्तान के, इंडिया के, अगर आप सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री बरसगीर हिंदुस्तान की तारीख़ उठाकर देखें तो यहाँ पर हमेशा से ही सियासी मसाइल का रुझान ज़्यादा रहा है। तो उसकी वजह से जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती है, एरियाज़ की डेवलपमेंट बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इन एरियाज़ का जो एक आप कह सकते हैं कि नॉन डेवलपमेंट में जो एक बहुत बड़ी रीज़न है, वो क्या है? इन एरियाज़ की इग्नोरेंस है, ठीक है। तवज्जो देने का आप कह सकते हैं, इन्होंने तवज्जो ही नहीं दी या वक्त ही नहीं मिला इनको, इनके बाकी मसाइल में ही इतना उलझे हुए थे। तो ये बाकी डेवलप्ड कंट्रीज से बहुत पीछे हैं। दिस वॉज द टॉपिक ऑफ टुडे। और एक्टिविटी में आप इसको एक्टिविटी कह लें या अपना होमवर्क कह लें, वो ये है कि आपने ये सारे टॉपिक में से जो हमने आज स्टडी किया है, एवरी स्टूडेंट, हर स्टूडेंट जो है 10 शॉर्ट क्वेश्चंस अंदर से निकाल के, आपने इसके अंदर से निकाल के बनाने हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, एक छोटी सी, ये लास्ट में बिल्कुल जो आपने पढ़ा, मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँ कि जी दुनिया में इम्तियाज़ी हैसियत रखने वाले ममालिक कौन से हैं, या दुनिया में जो ममालिक इम्तियाज़ी हैसियत रखते हैं उसकी वजह क्या है। तो ये आपने इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चंस बनाने हैं और उसके आंसर्स भी लिखने हैं। एक नीट नोटबुक लें, उसके ऊपर 10 शॉर्ट क्वेश्चंस आपने इस तरह से बना के अंदर से ढूंढ के बनाने हैं, ठीक है। सब स्टूडेंट्स अपना अपना बनाएंगे, मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, पिक्चर सेंड करें और उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके अटेंडेंस लगाऊंगी। जो मुझे होमवर्क नहीं भेजेगा, ये एक्टिविटी करके नहीं भेजेगा, उसकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी, ओके। बाकी खुश रहें, एंजॉय करें। इस वक्त में वक्त मुश्किल है, लेकिन थोड़ा सा लाइटर नोट पे लेके चलें, टेंशन फ्री होके स्टडी करें। आराम से घर पे बैठे हुए हैं, गर्मी में आपको बाहर ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा, घर बैठे हुए आप पढ़ सकते हैं, तो इसको एंजॉय करें, ठीक है। मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। खुश रहें, मुस्कुराते रहें।